हेलो दोस्तों, मैं हूं अमरदीप सिंह। आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल सीजीपीएससी नॉलेज में। दोस्तों, जैसे कि आप देख रहे होंगे कि करंट में एक मुद्दा चल रहा है कि जो विपक्ष है वो उपराष्ट्रपति को पद से हटाने का प्रस्ताव लाने वाली है। तो उससे रिलेटेड उपराष्ट्रपति से संबंधित जितने भी प्रावधान हैं, आज 10 से 15 मिनट में हम वो सब चीज कवर करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि करंट से रिलेटेड मुद्दा जो है आपके एग्जाम में आपका सब्जेक्टिव नॉलेज के रूप में पूछा जाता है। तो हो सकता है कि उपराष्ट्रपति का निर्वाचन कैसे होता है, उपराष्ट्रपति को पद से कैसे हटाते हैं, ये सब चीज आपसे कोई पेपर में क्वेश्चन पूछ लिया जाए। तो आज हम 10 से 15 मिनट में ये कोशिश करेंगे कि उपराष्ट्रपति से संबंधित जितने भी प्रावधान है उसको हम समझ लें, और लास्ट में मैं आपको एक क्वेश्चन दूंगा, उसको आप सॉल्व करके जो है उसका आंसर कमेंट सेक्शन में देंगे। तो उम्मीद है कि ये वीडियो आपको अच्छा लगेगा। तो वीडियो अच्छा लगेगा तो वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिएगा। चैनल में नए आए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देख लेते हैं उपराष्ट्रपति से संबंधित सब चीजें हम देखेंगे। सबसे पहले देखते हैं अनुच्छेद नंबर 63। तो आपको पता होना चाहिए सबसे पहले कि संविधान का भाग नंबर 5 है। संविधान का भाग नंबर 5 है संघ, और भाग नंबर 5 संघ के अंतर्गत ही यह अनुच्छेद आता है, अनुच्छेद 63। तो आर्टिकल 63 बोलता है भारत का उपराष्ट्रपति। तो आर्टिकल 63 के तहत भारत में एक उपराष्ट्रपति होगा, यह अनुच्छेद नंबर 63 बताता है। और कुछ नहीं अनुच्छेद 63 में कि भारत के एक राष्ट्र उपराष्ट्रपति होगा, यही अनुच्छेद 63 में है। अगला देखते हैं अनुच्छेद नंबर 64। उपराष्ट्रपति का राज्यसभा का पदेन सभापति होना बेहद ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये कि जो व्यक्ति भारत का उपराष्ट्रपति बनेगा, जो भी व्यक्ति भारत का उपराष्ट्रपति बनेगा, वो डायरेक्ट राज्यसभा का पदेन सभापति बनेगा। यानी राज्यसभा का क्या होगा, ये पदेन सभापति बनेगा। कहने का मतलब ये है कि राज्यसभा अपने सदस्यों के बीच में से सभापति नहीं बनाती। जो व्यक्ति उपराष्ट्रपति बनेगा वो उपराष्ट्रपति के पद में रहने के नाते वो राज्यसभा का पदेन सभापति बन जाएगा। यानी राज्यसभा के सभापति का चुनाव नहीं होता, उपराष्ट्रपति का चुनाव होता है। और जो भी व्यक्ति उपराष्ट्रपति देश के लिए निर्वाचित होगा वही व्यक्ति राज्यसभा का पदेन सभापति होगा। यहां पर पदेन कहने का मतलब यह है कि वो व्यक्ति क्या होगा, उपराष्ट्रपति के पद में रहने के नाते वो राज्यसभा का सभापति बनेगा। अगर वो व्यक्ति उपराष्ट्रपति के पद से हट गया तो वो राज्यसभा के सभापति पद से भी हट जाएगा। तो इसी के लिए उपराष्ट्रपति क्या होगा, राज्यसभा का पदेन सभापति होगा। लोकसभा का अध्यक्ष लोकसभा का पदेन सभापति नहीं होता। लोकसभा अध्यक्ष लोकसभा के सदस्यों के बीच में से चुना जाता है, लेकिन जो उपराष्ट्रपति होता है वो राज्यसभा के सदस्य अपने बीच में से नहीं चुनते हैं। तो इसको याद रखिएगा, जो व्यक्ति देश का उपराष्ट्रपति बनेगा वो डायरेक्ट राज्यसभा का पदेन सभापति बन जाएगा। एक और इंपॉर्टेंट बात आपको याद रखना है कि उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सदस्य नहीं होता। उपराष्ट्रपति जो होता है वो राज्यसभा का सदस्य नहीं होता। उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सदस्य नहीं होता। या आप ये बोल सकते हो कि राज्यसभा का सभापति राज्यसभा का सदस्य नहीं होता, आप ये भी बोल सकते हो। तो राज्यसभा का जो सभापति होता है वो राज्यसभा का सदस्य नहीं होता। तो याद रखिएगा, उपराष्ट्रपति क्या होगा, राज्यसभा का पदेन सभापति होगा। ये उपराष्ट्रपति होने के नाते राज्यसभा का सभापति का पद ग्रहण करेगा। अगला देखते हैं अनुच्छेद नंबर 65। अनुच्छेद 65 क्या है, राष्ट्रपति के पद में आकस्मिक रिक्ति के कारण या उसकी अनुपस्थिति में राष्ट्रपति के रूप में कार्य करना। एक चीज और याद रखिएगा, यहां पर आपसे पेपर में क्वेश्चन आता है कि कौन सा ऐसा पद है जो व्यक्ति, मतलब ऐसा कौन से पद का व्यक्ति जो अपने पद का वेतन नहीं लेता। तो याद रखिएगा, उपराष्ट्रपति। उपराष्ट्रपति को अपने पद का वेतन नहीं मिलता। उपराष्ट्रपति पद का कोई भी वेतन भत्ता नहीं होता। वेतन भत्ता किसका होता है, राज्यसभा के सभापति का। याद रखिएगा कि उपराष्ट्रपति जो होता है वो उपराष्ट्रपति होने के नाते कोई वेतन भत्ता नहीं लेता। उसको जो वेतन भत्ता मिलता है वो राज्यसभा के सभापति होने का वेतन भत्ता मिलता है। तो ये भी पेपर में आता है क्वेश्चन कि किसको अपने पद का वेतन भत्ता नहीं मिलता। तो उपराष्ट्रपति को अपने पद का कोई वेतन भत्ता नहीं मिलता, उसको राज्यसभा के सभापति होने का वेतन भत्ता मिलता है।
आगे देखते हैं, राष्ट्रपति के पद में आकस्मिक रिक्ति के कारण या उसकी अनुपस्थिति में राष्ट्रपति के रूप में कार्य करना। तो याद रखेंगे, अगर राष्ट्रपति का पद कभी रिक्त हो जाता है या राष्ट्रपति कभी अनुपस्थित रहता है, 15-20 दिन के लिए कोई विदेश के दौरे में चले जाता है, तो राष्ट्रपति के रूप में कौन काम करता है? तो याद रखिएगा, जब राष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाता है या राष्ट्रपति अनुपस्थित रहता है, तो जो उपराष्ट्रपति रहता है, उपराष्ट्रपति जो रहता है वो राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है। कब तक काम करेगा? जब तक राष्ट्रपति का पद ना भर जाए या राष्ट्रपति जो है वो अनुपस्थित है, तो जब तक वहां पर वापस ना आ जाए तब तक राष्ट्रपति के रूप में उपराष्ट्रपति काम करेगा। याद रखिएगा, जब उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेगा तो उसको जो राज्यसभा के सभापति के रूप में वो कार्य नहीं करेगा। जब उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है तो वो राज्यसभा के सभापति के रूप में कार्य नहीं करता, क्योंकि अगर वो राज्यसभा के सभापति के रूप में कार्य नहीं कर रहा है, इसलिए उसको राज्यसभा के सभापति होने का उस समय कोई भी वेतन भत्ता नहीं मिलेगा, उसको वेतन भत्ता मिलेगा राष्ट्रपति होने का। याद रखिएगा, जब उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में काम करता है तो उसको राज्यसभा के सभापति का कोई भी वेतन भत्ता प्राप्त नहीं होगा, उसको उस समय राष्ट्रपति का वेतन भत्ता प्राप्त होगा। जब राष्ट्रपति वापस आ जाएगा तो उपराष्ट्रपति फिर राज्यसभा के सभापति के रूप में काम करने लग जाएगा और उसको फिर वेतन भत्ता राज्यसभा के सभापति का मिलेगा। उसको याद रखिएगा, जब उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति बनेगा तो दोनों पद का वेतन भत्ता नहीं मिलता, उसको केवल राष्ट्रपति पद का वेतन भत्ता मिलेगा, सभापति पद का वेतन भत्ता नहीं मिलेगा। क्लियर है? तो यही चीज आपको यहां पर बताना है कि ये आपके 3 आर्टिकल हो गए, 63, 64 और 65, और यहां से कोई ना कोई पेपर में क्वेश्चन बनता है। अगला देख लेते हैं, अगला क्या अनुच्छेद है? अनुच्छेद 63, आर्टिकल नंबर 66 क्या है? उपराष्ट्रपति का निर्वाचन। आर्टिकल 66 बोलता है उपराष्ट्रपति का निर्वाचन कैसे होगा। तो सबसे पहले हम इसको समझते हैं कि उपराष्ट्रपति का निर्वाचन आखिर होगा कैसे। थोड़ा सा हम बोर्ड की तरफ चलते हैं कि उपराष्ट्रपति का निर्वाचन कैसे होगा, इसको समझते हैं। देखिए, उपराष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए एक निर्वाचक मंडल बनेगा। याद रखिएगा, उपराष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए एक निर्वाचक मंडल बनता है। यह निर्वाचक मंडल में कौन कौन से सदस्य शामिल होंगे? तो उपराष्ट्रपति के पद के लिए जो निर्वाचक मंडल बनेगा, इसमें लोकसभा के सदस्य शामिल होंगे और दूसरा राज्यसभा के सदस्य शामिल होंगे। याद रखिएगा, उपराष्ट्रपति के चुनाव के लिए जो निर्वाचक मंडल बनता है उसमें लोकसभा के सदस्य शामिल होते हैं और राज्यसभा के सदस्य शामिल होते हैं। अगर मान लेते हैं लोकसभा के सभी सदस्य शामिल होंगे, चाहे वो निर्वाचित हो या वो मनोनीत हो, लोकसभा के सभी सदस्य शामिल होंगे चाहे वो निर्वाचित हो या मनोनीत हो। तो अगर आप देखेंगे, अब लोकसभा में कोई भी मनोनीत सदस्य नहीं होता, क्योंकि आंग्ल भारतीय समुदाय जो राष्ट्रपति क्या करता था, पहले क्या करता था राष्ट्रपति, कि अगर लोकसभा में एंग्लो इंडियन की संख्या कम है या कोई भी एंग्लो इंडियन निर्वाचित होकर नहीं आया है, तो राष्ट्रपति क्या करता था, किसी एक व्यक्ति को यहां पर या 2 व्यक्ति को एंग्लो इंडियन बनाकर यहां पर क्या कर सकता था, नियुक्त कर सकता था। लेकिन अब वो एंग्लो इंडियन वाला प्रावधान जो है वो खत्म हो चुका है। 104 नंबर का संविधान संशोधन अधिनियम लाया गया था, जिसमें लोकसभा में जो एंग्लो इंडियन की नियुक्ति की जाती थी वो वाला प्रावधान जो है अब खत्म हो चुका है। तो एंग्लो इंडियन कोई भी मनोनीत नहीं होता, अब केवल कौन होता है, निर्वाचित सदस्य लोकसभा में होते हैं। लेकिन राज्यसभा में कौन कौन होते हैं? राज्यसभा में निर्वाचित सदस्य भी होते हैं और राज्यसभा में आपके नाम निर्दिष्ट या मनोनीत सदस्य भी होते हैं। नाम निर्दिष्ट या मनोनीत सदस्य भी होते हैं। अब ये नाम निर्दिष्ट सदस्य, आपको पता है राष्ट्रपति जो है साहित्य, कला, विज्ञान, समाज सेवा, इन क्षेत्रों से 12 सदस्यों को नाम निर्दिष्ट कर सकता है राज्यसभा में। तो याद रखिएगा कि जो उपराष्ट्रपति के चुनाव में निर्वाचक मंडल बनेगा, उसमें लोकसभा के सभी सदस्य भी वोट देंगे, राज्यसभा के सभी सदस्य भी वोट देंगे। जो याद रखिएगा, उपराष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में लोकसभा और राज्यसभा के सभी सदस्य वोट देंगे, यानी लोकसभा के जितने मेंबर होते हैं चाहे वो निर्वाचित हो, मनोनीत हो, या राज्यसभा के जितने मेंबर होते हैं चाहे वो निर्वाचित हो या मनोनीत हो, वो सभी लोग वोट देते हैं। क्लियर है? अब यहां पर एक चीज और याद रखिएगा कि उपराष्ट्रपति चुनाव लड़ने के लिए 20 प्रस्तावक और 20 अनुमोदक का होना जरूरी है। 20 प्रस्तावक और 20 अनुमोदक का होना यानी समर्थक का होना जरूरी होता है।
20 प्रस्तावक और 20 अनुमोदक का मतलब अगर उपराष्ट्रपति का चुनाव कोई भी व्यक्ति लड़ना चाहता है तो उसके पक्ष में उसके नाम को प्रस्तावित करने वाले 20 लोगों का साइन होना चाहिए। यानी अगर मान लेते हैं मैं उपराष्ट्रपति का चुनाव लड़ना चाहता हूं तो उपराष्ट्रपति का चुनाव लड़ने के लिए वोट कौन देता है? संसद के सदस्य वोट देते हैं। तो उन्हीं सदस्यों में से कोई 20 लोग मेरे नाम का प्रस्ताव रखेंगे और ये 20 लोग मेरे नाम को समर्थन देंगे कि हाँ हम इनको चुनाव लड़वाना चाहते हैं। तो याद रखिएगा उपराष्ट्रपति के चुनाव में 20 प्रस्तावक होते हैं और 20 अनुमोदक का होना जरूरी है। जब नामांकन पत्र भरा जाता है उपराष्ट्रपति के चुनाव के लिए तो 20 लोग उसमें प्रस्तावक रहेंगे और 20 लोग उसमें अनुमोदक रहने जरूरी है। प्रस्तावक और अनुमोदक अलग अलग व्यक्ति होंगे, लेकिन ये कौन होंगे? ये संसद के वही सदस्य होंगे जो उपराष्ट्रपति के चुनाव में वोट देते हैं। यानी 20 लोग प्रस्तावक होंगे, 20 लोग अनुमोदक होंगे। दूसरी चीज, उपराष्ट्रपति का चुनाव लड़ने के लिए सबसे पहले 15,000 रुपए की आपको प्रतिभूति जमा करना पड़ेगा। प्रतिभूति का मतलब होता है जमानत राशि। अगर कोई भी व्यक्ति उपराष्ट्रपति का चुनाव लड़ना चाहता है तो चुनाव लड़ने से पहले वो 15,000 रुपए की प्रतिभूति यानी निक्षेप या इसको जमानत राशि बोलते हैं, इसको जमा करना पड़ेगा। तो जमानत राशि इसलिए जमा करवाई जाती है ताकि जो फर्जी लोग चुनाव लड़ने आते हैं वो चुनाव ना लड़े, जो इंटरेस्टेड है वही व्यक्ति चुनाव लड़े, इसलिए ये जमानत राशि भरवाई जाती है। याद रखिएगा कि अगर उपराष्ट्रपति के चुनाव में जितने वोट पड़े हैं अगर उस व्यक्ति को टोटल वैध मतों का 1/6 मत नहीं मिलता तो ये 15,000 रुपए डूब जाएगा, उसका 15,000 रुपए निर्वाचन आयोग के पास चला जाएगा। लेकिन अगर उसको जो है कुल वैध मतों का 1/6 वोट मिल जाता है तो ये 15,000 रुपए उसको वापस कर दिया जाएगा। क्लियर है? तो याद रखिएगा। और जैसे मान लेते हम ये पढ़ते हैं ना कि इसकी जमानत जब्त हो गई, तो जमानत जब्त का मतलब क्या होता है? वो एक राशि जमा करता है चुनाव लड़ने से पहले। अगर उसको एक कुल वैध मतों का 1/6 मत मिल जाता है तो ऐसी स्थिति में उसको जमानत राशि वापस कर देते हैं। और जब 1/6 वोट नहीं मिलता तो हम बोलते हैं उसकी जमानत जब्त हो गई, यानी उसके जो पैसे उसने जमा किए थे चुनाव लड़ने से पहले वो खत्म हो गए, यानी उसको जब्त कर लिया गया है। अगला पॉइंट आपको यह भी याद रखना है जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, उपराष्ट्रपति का जो चुनाव होता है उसमें जो वोटिंग होती है वो एकल संक्रमणी अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के आधार पर होती है। एकल संक्रमणी अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली, अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली। अब ये क्या होती है? एकल संक्रमणी अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली यानी सिंगल वोट ट्रांसफरेबल सिस्टम। ये सिंगल वोट ट्रांसफरेबल सिस्टम क्या होता है इसको समझते हैं। मान लेते हैं कि कोई उपराष्ट्रपति के चुनाव में लड़ने के लिए 4 कैंडिडेट चुनाव लड़ रहे हैं, A, B, C, D। ये 4 कैंडिडेट कोई उपराष्ट्रपति का चुनाव लड़ रहा है। तो जब भी कोई व्यक्ति उपराष्ट्रपति के चुनाव में वोट देने जाएगा, यानी आपके उपराष्ट्रपति के चुनाव में संसद सदस्य जो होते हैं वो वोट देने जाते हैं, तो जो भी व्यक्ति यहां पर चुनाव में वोट देने जाएगा वो वरीयता क्रम में वोट देगा। यानी अगर वो एक से ज्यादा वोट दे सकता है, कहने का मतलब यहां पर यह है कि जो उपराष्ट्रपति के चुनाव में संसद सदस्य वोट देने जाएगा उसको मान लेते हैं कि बी नाम का व्यक्ति पसंद है, तो वो बी नाम के सामने 1 नंबर की सील लगाएगा, यानी पहली वरीयता वो बी नाम के व्यक्ति को देगा उसकी, क्योंकि पहली पसंद बी है। अगर उसकी दूसरी पसंद बोलता है अगर बी नहीं जीत पाएगा तो बी नहीं जीतेगा तो बी के बदले ये जीतना चाहिए, तो ऐसी स्थिति में अगर उसकी दूसरी पसंद सी है तो सी के सामने वो 2 नंबर का सील लगाएगा। तो याद रखिएगा कि यहां पर वो व्यक्ति एक से ज्यादा लोगों को वोट दे सकता है, लेकिन वरीयता क्रम देगा कि उसकी पहली पसंद कौन है, उसकी दूसरी पसंद कौन है, उसकी तीसरी पसंद कौन है, उसकी चौथी पसंद कौन है। अगर वो व्यक्ति चाहता है कि वो चारों को वरीयता क्रम में वोट ना दे, किन्हीं 2 ही व्यक्ति को वोट दे, तो वो 2 व्यक्ति को वोट देकर छोड़ सकता है। अगर उसको लगता है कि उसको पहली वरीयता का ही वोट देना है, दूसरी वरीयता का वोट देना ही नहीं है, तो वो पहली वरीयता का वोट देकर भी छोड़ सकता है। यानी ये उस व्यक्ति के ऊपर डिपेंड करेगा कि वो चारों को वोट देना चाहता है, 3 को वोट देना चाहता है, 2 को वोट देना चाहता है या किसी एक ही व्यक्ति को वोट देना चाहता है। लेकिन अगर वो चारों को वोट दे रहा है तो उसको वरीयता क्रम में वोट देना पड़ेगा, 1 2 3 4। वो सेम वरीयता 2 व्यक्ति को नहीं दे सकता। जैसे उसकी पहली पसंद बी है तो बी के सामने 1 लगाएगा, वो सी के सामने 1 नहीं लगा सकता, क्योंकि वो सेम वरीयता 2 व्यक्ति को नहीं दे सकता। तो ये ऐसे आपका ऐसे वोटिंग सिस्टम होता है। क्लियर? अब यहां पर याद रखिएगा जिस व्यक्ति को
ऐसा नहीं होगा कि जिस व्यक्ति को सबसे ज्यादा वोट मिल गया वो जीत गया, वो तो होता है, लेकिन याद रखना है उपराष्ट्रपति के चुनाव में जो भी व्यक्ति जीतेगा उसके पक्ष में 50% प्लस 1 वोट आना चाहिए। जब तक उसके पक्ष में 50% प्लस 1 वोट नहीं आ जाता तब तक वो व्यक्ति विजेता घोषित नहीं होगा। यानी उपराष्ट्रपति का चुनाव वही व्यक्ति जीतेगा जिसके पक्ष में सबसे पहले 50% प्लस 1 वोट आ जाए। अगर जिसके पक्ष में 50%, मान लेते हैं कि पहले राउंड की गिनती हुई और मान लेते हैं कि सबसे ज्यादा वोट बी व्यक्ति को मिला, बी नाम के व्यक्ति को सबसे ज्यादा वोट मिला, लेकिन बी नाम के व्यक्ति अभी भी उसको 50% वोट नहीं मिला है। मान लेते हैं टोटल वोट है 10, ठीक है। ए नाम के व्यक्ति को मान लेते हैं 3 वोट मिले हैं, बी नाम के व्यक्ति को मान लेते हैं 4 वोट मिले हैं, सी नाम के व्यक्ति को 2 वोट मिले हैं और डी नाम के व्यक्ति को 1 वोट मिला है, ऐसा मान लेते हैं, ठीक। लेकिन सबसे पहले क्या होता है 50% प्लस 1, यानी यहां पर आपको किसी के पक्ष में 6 वोट जब तक नहीं आएगा वो व्यक्ति चुनाव नहीं जीतेगा, ठीक है। तो हमने यहां पर देखा कि बी के नाम पर 4 वोट आए हैं, लेकिन यानी पहली पसंद लोगों की बी, 4 लोगों ने बी को अपनी पहली पसंद बताया है, 3 लोगों ने ए को अपनी पहली पसंद बताया, 2 लोगों ने सी को अपनी पहली पसंद बताया, जबकि एक व्यक्ति ने डी को अपनी पहली पसंद बताया, लेकिन 6 वोट अभी तक किसी को नहीं मिले। तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, दूसरे राउंड की गिनती होगी। दूसरे राउंड की गिनती होगी तो क्या होगा, तो इसको समझो कि डी को 1 वोट मिला, यानी जो जिसको सबसे कम वोट मिला होगा, पहली पसंद जिसकी सबसे कम होगी उस व्यक्ति को एलिमिनेट कर देंगे। तो हमने देखा कि डी नाम के व्यक्ति को 1 वोट मिला है, सबसे कम वोट इसी को मिला है, तो डी को अब एलिमिनेट कर दिया जाएगा, यानी डी को अब हटा दिया जाएगा। लेकिन क्या होगा कि जिस व्यक्ति ने डी को अपनी पहली पसंद बताया था, तो हम देखेंगे उसने अपनी दूसरी पसंद किसको बताया था। मान लेते हैं यहां पर कोई जेड नाम का व्यक्ति था, उसने डी को अपनी पहली पसंद बताया, लेकिन उसने बोला कि अगर डी नहीं जीतेगा तो मेरी दूसरी पसंद जो है वो बी है। तो यहां पर क्योंकि उसने अपनी दूसरी पसंद बी को बताया था, तो 1 वोट यहां पर बी में ट्रांसफर कर दिया जाएगा, तो ये हो जाएगा टोटल 5। समझ आ रहा है, यानी यहां पर क्या हो रहा है कि जो सबसे कम वोट पाए उसको एलिमिनेट कर दे रहे हैं। एलिमिनेट करके यहां पर क्या देखा जा रहा है कि जिसने डी को अपनी पहली पसंद बताया तो उसने अपनी दूसरी पसंद किसको बताया था, तो दूसरी पसंद मान लेते हैं उसने बताया था बी को, तो 1 वोट किसको ट्रांसफर कर दिया जाएगा, बी को ट्रांसफर कर दिया जाएगा। लेकिन अभी भी 6 वोट किसी के पास नहीं आए हैं, अभी भी 3, 5 और 2 ही वोट है। तो अब हम क्या देखेंगे कि अभी भी किसी के पास 6 वोट नहीं आए हैं, तो सबसे कम वोट किसके पास है, सी के पास सबसे कम वोट है। तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, सी के पास सबसे कम वोट है, तो सी को 2 लोगों ने अपनी पहली पसंद बताया था, तो हमने यहां पर देखा कि सी को 2 लोगों ने अपनी पहली पसंद बताया था, तो यहां पर क्या होता है, अब सी को जिसने सी को पहली पसंद बताया उसने अपनी दूसरी पसंद किसको बताया, तो दूसरी पसंद मान लेते हैं इसने एक व्यक्ति ने जिसने सी को पहली पसंद बताया उसने ए को दूसरी पसंद बताया, एक व्यक्ति ने बी को दूसरी पसंद बताया, तो 1 वोट ए को ट्रांसफर होगा, 1 वोट बी को ट्रांसफर होगा। तो यहां पे 5 + 1 ऐसे करने से 6 वोट आ जा रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में जो व्यक्ति जिसको 50% + 1 वोट मिलेगा वो जीत जाएगा। देखो यहां पर आपको ये डाउट हो सकता है कि ए को 2 वोट यहां पर मिल गया तो दोनों 5-5 आ जाएगा। ये मैंने केवल समझाने के लिए बताया है, ऐसा कभी भी ये ए और बी दोनों में बराबर वोट कभी भी नहीं आएगा। समझ आ रहा है, ये केवल मैंने आपको समझाने के लिए बताया, वहां पर संख्या ज्यादा होती, मैंने समझाने के लिए आपको ऐसा बताया। क्लियर, तो ये तब तक होता रहेगा जब तक आपको किसी को 50% + 1 वोट नहीं मिल जाता। इसी को बोलते हैं सिंगल वोट ट्रांसफरेबल सिस्टम। तो याद रखिएगा कि यहां पर जो चारों को वोट देना ए बी सी डी ऐसे हैं 4 कैंडिडेट, तो याद रखिएगा अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली में क्या होता है, इसमें एक व्यक्ति एक से ज्यादा वोट दे सकता है, लेकिन सेम वरीयता वो एक से ज्यादा व्यक्ति को नहीं देगा, अलग अलग वरीयता में व्यक्ति को वोट दे सकता है। उसको जरूरी नहीं है कि वो चारों को वोट दे, वो किसी एक को देना चाहता है तो एक को भी वोट दे सकता है, चारों को देना चाहता है तो चारों को भी वोट दे सकता है। क्लियर है, ये होता है एकल संक्रमणी अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली, जो कि याद रखना है एकल संक्रमणी अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली से किसका किसका चुनाव होता है, राष्ट्रपति का चुनाव होता है इसी सिस्टम से, उपराष्ट्रपति का चुनाव होता है इसी सिस्टम से, इसके अलावा आपके राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव होता है इसी सिस्टम से, इसके अलावा विधान परिषद के सदस्यों का चुनाव भी इसी सिस्टम से होता है। तो याद रखना है एकल संक्रमणी अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली से इन चार पद के लिए चुनाव करवाए जाते हैं। क्लियर है, वापस आते हैं हम।
चलिए, तो यहां पर क्या लिखा है पढ़ लेते हैं। उपराष्ट्रपति का निर्वाचन संसद के दोनों सदनों के सदस्यों से मिलकर बनने वाले निर्वाचक गण के सदस्यों द्वारा अनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार एकल संक्रमणी मत से ऐसे निर्वाचन में मतदान जो होगा वो गुप्त होगा। यानी जो आपके उपराष्ट्रपति के चुनाव में वोटिंग होगी वो गुप्त मतदान होगा। कौन किसको वोट दे रहा है ये उस व्यक्ति के अलावा और किसी को पता नहीं चलेगा। अगला देखते हैं, उपराष्ट्रपति, याद रखना है, संसद का कोई भी सदस्य या विधानसभा का कोई भी सदस्य उपराष्ट्रपति का चुनाव नहीं लड़ सकता। लेकिन अगर वो संसद या विधानसभा का सदस्य, मतलब आप ये बोलने का मतलब है कि उपराष्ट्रपति रहते हुए कोई भी सदस्य संसद या विधानसभा का मेंबर नहीं होगा। अगर कोई ऐसा सदस्य जो संसद या विधानसभा का मेंबर है वो उपराष्ट्रपति के रूप में निर्वाचित हो जाता है, तो जिस दिन उपराष्ट्रपति अपना पद ग्रहण करेगा उस दिन उसका संसद या विधानसभा का पद अपने आप समाप्त हो जाएगा। यानी वो दो पद में एक साथ काम नहीं कर सकता। अगर कोई संसद या विधानसभा का मेंबर है, अगर वो उपराष्ट्रपति निर्वाचित हो जाता है, तो जिस दिन उपराष्ट्रपति अपना पद ग्रहण करेगा उस दिन उसका संसद या विधानमंडल का जो भी पद होगा वो अपने आप रिक्त हो जाएगा। अगला देखते हैं, कोई व्यक्ति उपराष्ट्रपति निर्वाचित होने का तभी पात्र होगा जब वह भारत का नागरिक हो, 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो, राज्यसभा का सदस्य निर्वाचित होने के लिए अर्हित हो। भारत का नागरिक हो, 35 साल की आयु पूरी कर चुका हो, राज्यसभा का सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता उसमें हो, और चौथा है वो कोई लाभ के पद में ना हो। वो जो है केंद्र सरकार या राज्य सरकार के अधीन कोई लाभ के पद में ना हो। अब ये लाभ का पद संविधान में कहीं भी परिभाषित नहीं किया गया कि लाभ का पद क्या होगा, संविधान में कहीं भी परिभाषित नहीं है। तो याद रखना है, भारत का नागरिक हो, 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका और राज्यसभा का सदस्य होने के लिए, निर्वाचित होने के लिए अर्हित हो, कोई व्यक्ति भारत सरकार, राज्य सरकार के अधीन कोई लाभ के पद में ना हो। चलिए अगला स्लाइड देखते हैं। अगला है उपराष्ट्रपति की पदावधि। अगला है यहां पर आर्टिकल 67, उपराष्ट्रपति की पदावधि। तो याद रखना है, जो उपराष्ट्रपति बनता है वो अपने पद ग्रहण करने की तारीख से 5 साल के लिए उपराष्ट्रपति बनता है। याद रखना है, उपराष्ट्रपति का कार्यकाल उसके पद ग्रहण करने की तारीख से 5 साल होता है। और जो भी व्यक्ति उपराष्ट्रपति बनता है वो अपने पूर्ण कार्यकाल के लिए बनता है। पूर्ण कार्यकाल का मतलब क्या है इसको हम समझ लेते हैं। ऐसे दो ही व्यक्ति हैं जो पूर्ण कार्यकाल के लिए पद धारण करते हैं, एक होता है राष्ट्रपति और एक होता है उपराष्ट्रपति। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति ही ऐसे पद हैं जिसमें व्यक्ति इस पद को पूर्ण कार्यकाल के लिए धारण करता है। कहने का मतलब, मान लेते हैं एक व्यक्ति 2010 से 2015 तक उसको राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति रहना था। एक व्यक्ति को 2010 से 2015 तक उपराष्ट्रपति रहना था, लेकिन 2012 में उस व्यक्ति की मृत्यु हो गई। 2012 में उस व्यक्ति की मृत्यु होगी। उसका कार्यकाल 2010 से 2015 था, लेकिन 2012 में उस व्यक्ति की मृत्यु हो गई। तो ऐसी स्थिति में जो नया व्यक्ति उपराष्ट्रपति बनेगा वो 2012 से 2017 पद धारण करेगा, यानी पूरे 5 साल के लिए। ऐसा नहीं कि वो इसके बचे हुए कार्यकाल के लिए पद धारण करेगा। तो याद रखना है कि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति ही हमारे भारत के संविधान में दो ऐसे पद हैं जो कि पूर्ण कार्यकाल के लिए निर्वाचित होते हैं। यानी अगर इनका कार्यकाल बीच में, मान लेते हैं इनकी मृत्यु हो जाती है, पद त्याग पत्र दे देते हैं, तो जो नया व्यक्ति उपराष्ट्रपति बनेगा वो पूरे 5 साल के लिए बनता है, उसके बचे हुए कार्यकाल के लिए नहीं बनता। ये चीज याद रखना। और ऐसे दो ही पद है, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति, जो कि पूर्ण कार्यकाल के लिए निर्वाचित होते हैं। अगला देखते हैं, परंतु उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति को संबोधित हस्ताक्षर से अपना पद त्याग कर सकेगा। उपराष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसको देता है? तो उपराष्ट्रपति अपना त्याग पत्र राष्ट्रपति को देता है। दूसरा चीज, उपराष्ट्रपति को पद से हटाया भी जा सकता है। कैसे पद से हटाया जा सकता है? बोर्ड में चलते हैं। उपराष्ट्रपति को पद से हटाया जा सकता है। सबसे पहले आपको याद रखना है कि उपराष्ट्रपति को पद से हटाने की प्रक्रिया क्या है। उपराष्ट्रपति को पद से हटाने की प्रक्रिया क्या है? तो याद रखना है, क्योंकि उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है, क्योंकि उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है, इसलिए उपराष्ट्रपति को पद से हटाने की प्रक्रिया राज्यसभा से ही स्टार्ट हो सकती है, लोकसभा से ये स्टार्ट नहीं हो सकती। क्योंकि उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है, इसलिए उपराष्ट्रपति को पद से हटाने की प्रक्रिया राज्यसभा से ही स्टार्ट होगी। राज्यसभा के 50 सदस्य एक संकल्प पारित करेंगे। मतलब ये बोल सकते हो कि राज्यसभा के 50 सदस्य एक प्रस्ताव में साइन करके इस प्रस्ताव को राज्यसभा के महासचिव को देंगे। याद रखना है, राज्यसभा के 50 सदस्य एक प्रस्ताव में साइन करके कि हम
उपराष्ट्रपति को पद से हटाने का प्रस्ताव लाना चाहते हैं, हम उपराष्ट्रपति को पद से हटाने का संकल्प लाना चाहते हैं, तो यह संकल्प तब तक प्रारंभ नहीं हो सकता जब तक राज्यसभा के 50 सदस्य हस्ताक्षर करके राज्यसभा के महासचिव को ना दे दें। तो राज्यसभा के यदि 50 सदस्य साइन करके ये प्रस्ताव की एक कॉपी राज्यसभा के महासचिव को देते हैं, तो ऐसी स्थिति में राज्यसभा का जो महासचिव होगा उस प्रस्ताव की एक कॉपी राज्यसभा के उपसभापति को भेजेगा और राज्यसभा का उपसभापति राज्यसभा के सदन को बुलाएगा, बैठक को बुलाएगा। तो याद रखना है कि राज्यसभा के 50 सदस्य इस प्रस्ताव को देंगे किसको? राज्यसभा के महासचिव को, महासचिव इसको आगे उपसभापति को भेजेगा। अब यहां पर जो उपराष्ट्रपति को पद से हटाने की प्रक्रिया राज्यसभा से स्टार्ट हो रही है, तो राज्यसभा में वोटिंग से पहले उपराष्ट्रपति को 14 दिन पहले इसकी सूचना देना आवश्यक है। यानी उपराष्ट्रपति को पद से हटाने का प्रस्ताव तब तक नहीं लाया जा सकता जब तक 14 दिन पहले उसको सूचना ना मिल जाए कि उसको हटाने का प्रस्ताव ला रहे हैं। समझ आ रहा है? तो अब याद रखिएगा, राज्यसभा के 50 सदस्य एक संकल्प मतलब एक हस्ताक्षर करके एक आवेदन देंगे। किसको आवेदन देंगे? वो राज्यसभा के महासचिव को, महासचिव उसको उपसभापति को भेजेगा और इसके अलावा राज्यसभा का जो आपके उपराष्ट्रपति उसको 14 दिन पहले बताना पड़ेगा कि आपको पद से हटाने का प्रस्ताव लाने वाले हैं। अब देखिए, अब उपराष्ट्रपति को पद से हटाने के लिए वोटिंग होगी। वोटिंग होगी तो राज्यसभा में कौन से बहुमत से प्रस्ताव पारित होना जरूरी है? तो राज्यसभा से तत्कालीन सदस्यों के बहुमत से प्रस्ताव पारित होना जरूरी है। राज्यसभा से तत्कालीन सदस्यों के बहुमत से प्रस्ताव पारित होना जरूरी है। अब ये तत्कालीन सदस्यों का बहुमत क्या होता है, इसको समझ लेते हैं। तत्कालीन सदस्यों का बहुमत, इसको प्रभावी बहुमत भी बोलते हैं, इसको प्रभावी बहुमत भी बोलते हैं। तत्कालीन सदस्यों का बहुमत का मतलब क्या होता है? राज्यसभा के कुल सदस्य संख्या, राज्यसभा की कुल सदस्य संख्या माइनस राज्यसभा में रिक्त स्थान, राज्यसभा की कुल सदस्य संख्या माइनस राज्यसभा में उस समय कुल रिक्त स्थान डिवाइड बाई 2 + 1, यह होता है तत्कालीन बहुमत। कहने का मतलब, मान लेते हैं राज्यसभा की कुल सदस्य संख्या 245 है। जिस दिन उपराष्ट्रपति को पद से हटाया जा रहा है उस समय राज्यसभा के 10 पद रिक्त हैं, खाली हैं, अनुपस्थित है नहीं बोल रहा हूं, राज्यसभा के 10 पद खाली हैं। तो राज्यसभा के 10 पद खाली है, यानी उस दिन कितने पद वहां पर राज्यसभा के हैं? मतलब यहां पर आपके तत्कालीन सदस्य कितने हुए? 235 हुए। समझ आ रहा है? तो 235/2 + 1, इतना वोट आपका तत्कालीन सदस्यों का बहुमत होता है। अगर इतना वोट उपराष्ट्रपति को पद से हटाने के लिए मिल जा रहा है, जितना भी ये आंकड़ा आ रहा है, तो ये प्रस्ताव लोकसभा में चला जाएगा। कहने का मतलब, राज्यसभा से इस प्रस्ताव को तत्कालीन सदस्यों के बहुमत से पारित होना जरूरी है। तत्कालीन सदस्य का मतलब होता है राज्यसभा के कुल सदस्य में से वो स्थान जो अभी खाली है राज्यसभा में, उसको माइनस करना है। ठीक है, उसको माइनस करने के बाद जो आंकड़ा आएगा उसको 2 से डिवाइड करना है, +1 करना है, वो होता है तत्कालीन सदस्यों का बहुमत। तो याद रखना है, उपराष्ट्रपति को पद से हटाने का प्रस्ताव राज्यसभा से ही स्टार्ट होगा। राज्यसभा के 50 सदस्य इसमें हस्ताक्षर करके आवेदन देंगे। उसके उपराष्ट्रपति को 14 दिन पहले बताना पड़ेगा कि आपको पद से हटाने का प्रस्ताव ला रहे हैं। अब यह प्रस्ताव में वोटिंग होगी। राज्यसभा यदि तत्कालीन सदस्यों के बहुमत से प्रस्ताव को पारित कर देती है तो यह प्रस्ताव आ जाएगा लोकसभा में। यह प्रस्ताव कहां जाएगा? लोकसभा में। और यदि लोकसभा साधारण बहुमत से प्रस्ताव पारित कर देती है, लोकसभा यदि साधारण बहुमत से प्रस्ताव पारित कर देती है तो उपराष्ट्रपति अपना पद छोड़ देगा। साधारण बहुमत का मतलब क्या होता है? साधारण बहुमत का मतलब होता है उपस्थित और मत देने वालों का बहुमत, उपस्थित व मत देने वालों का बहुमत। इसको भी समझ लेते हैं कि उपस्थित और मत देने वालों का बहुमत क्या होता है। मान लेते हैं लोकसभा की कुल सदस्य संख्या 543 है, लोकसभा की कुल सदस्य संख्या 543 है। जिस दिन वोटिंग हो रही थी उस दिन मान लेते हैं 200 लोग यहां पर आए नहीं। जिस दिन वोटिंग हो रही थी यहां पर 200 लोग आए नहीं, तो उपस्थित लोग कितने हो गए? 343 हो गए। उपस्थित लोग कितने हो गए? 343 हो गए। अब मान लेते हैं 343 में 20 लोगों ने वोट का प्रयोग ही नहीं किया। 343 में 20 लोगों ने वोट का प्रयोग ही नहीं किया, तो वोट का प्रयोग कितने लोगों ने किया? 323 लोगों ने किया। तो 323 का बटे 2 + 1 वोट,
तो साधारण बहुमत क्या होता है? उपस्थित और मत देने वालों का बहुमत। जितने लोग उस दिन सदन में उपस्थित थे और उन्होंने वोट का प्रयोग किया, उसका 50% प्लस 1। तत्कालीन बहुमत क्या होता है? कुल सदस्य में जितने स्थान रिक्त है, इसको अनुपस्थित से कोई मतलब नहीं है, जितने स्थान रिक्त है उसको माइनस करके डिवाइड बाय 2 प्लस 1। समझ आ रहा है? तो ये आपको याद रखना है कि उपराष्ट्रपति को पद से हटाने के लिए राज्यसभा में तत्कालीन सदस्यों का बहुमत लगता है, जबकि लोकसभा में साधारण बहुमत लगता है। लेकिन लाइन संविधान में क्या लिख कर दी गई है? लाइन लिख कर दी गई है, उपराष्ट्रपति को राज्यसभा के तत्कालीन सदस्यों के बहुमत द्वारा, जिसमें लोकसभा सहमत हो। तो लोकसभा सहमत हो मतलब लोकसभा में साधारण बहुमत लगेगा, ये चीज याद रखना है। अगर यह ऐसा प्रस्ताव पारित हो जाता है तो ऐसी स्थिति में उपराष्ट्रपति अपने पद को छोड़ देगा, यानी अपना उसका पद क्या होगा? खत्म हो जाएगा। और अगर वो व्यक्ति उपराष्ट्रपति का पद छोड़ेगा तो राज्यसभा का सभापति का पद भी खाली हो जाएगा। तो याद रखना है। अगला देख लेते हैं। उपराष्ट्रपति अपने पद की अवधि समाप्त हो जाने पर भी तब तक पद धारण करता रहेगा जब तक उसका उत्तराधिकारी अपना पद ग्रहण नहीं कर लेता। कहने का मतलब यह है कि उपराष्ट्रपति का कार्यकाल 5 साल का होता है। उपराष्ट्रपति का कार्यकाल 5 साल का होता है। तो अगर उसका कार्यकाल 5 साल कंप्लीट हो गया है और नए उपराष्ट्रपति का चुनाव अभी तक नहीं हुआ है, तो ऐसी स्थिति में 5 साल खत्म होने के बाद ये तब तक पद में बना रहेगा जब तक नया उपराष्ट्रपति पद ग्रहण करने नहीं आ जाता। यानी नए उपराष्ट्रपति का चुनाव जब तक नहीं हो जाता तब तक ये व्यक्ति पद में बना रहेगा। तो उपराष्ट्रपति का कार्यकाल 5 साल का होता है, उसका कार्यकाल खत्म होने के बाद भी वो तब तक पद में बना रहेगा जब तक उसका उत्तराधिकारी पद ग्रहण करने ना आ जाए। तो यह है आपका आर्टिकल नंबर 67। अगला देखते हैं आर्टिकल नंबर 68। उपराष्ट्रपति के पद में रिक्ति भरने के लिए निर्वाचन कराने का समय और आकस्मिक रिक्ति को भरने के लिए निर्वाचित व्यक्ति की पदावधि। आपको पता है उपराष्ट्रपति का पद जैसे ही रिक्त होगा 6 माह के भीतर उपराष्ट्रपति के चुनाव होते हैं। जैसे उपराष्ट्रपति आकस्मिक रिक्ति का मतलब क्या है? उपराष्ट्रपति की मृत्यु हो गई, उपराष्ट्रपति ने अपने पद से त्याग पत्र दे दिया, उपराष्ट्रपति के खिलाफ उसको पद से हटाने का प्रस्ताव पारित हो गया, तो उपराष्ट्रपति के पद की आकस्मिक रिक्ति हो गई। तो उपराष्ट्रपति के चुनाव में 6 माह का समय लगेगा। तो 6 माह के समय वही चीज बोल रहा है कि उपराष्ट्रपति के पद की रिक्ति भरने के लिए निर्वाचन करने का समय कितना है? 6 माह। अब उपराष्ट्रपति का चुनाव यहां पर 6 माह के भीतर होगा और जो नया व्यक्ति उपराष्ट्रपति बनकर आएगा उसका कार्यकाल कितना होगा? 5 साल होगा। यानी वो आपके लिए इंपॉर्टेंट चीज ये है कि उपराष्ट्रपति जो भी रहते हैं वो पूर्ण कार्यकाल के लिए बनते हैं। यानी अगर एक उपराष्ट्रपति पद छोड़ भी देता है तो उसके बदले जो नया उपराष्ट्रपति आएगा वो पूरे 5 साल के लिए पद धारण करेगा। यह आर्टिकल नंबर 68 बता रहा है। अगला है आर्टिकल नंबर 69, उपराष्ट्रपति द्वारा शपथ या प्रतिज्ञा। तो उपराष्ट्रपति को उसके पद की शपथ कौन दिलवाता है? राष्ट्रपति दिलवाता है। उपराष्ट्रपति को उसके पद की शपथ राष्ट्रपति भी दिलवा सकता है, राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त कोई व्यक्ति भी दिलवा सकता है, लेकिन सामान्यतः क्या होता है? उपराष्ट्रपति को उसके पद की शपथ राष्ट्रपति दिलवाता है। एक चीज याद रखिएगा कि राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और राज्यपाल, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और राज्यपाल, ये 3 ऐसे पद हैं, ये 3 ऐसे पद हैं जिनकी शपथ जो है वो अनुच्छेद में बताई गई है। जैसे उपराष्ट्रपति की शपथ अनुच्छेद 69, वैसे ही राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और राज्यपाल, ये 3 ऐसे पद हैं जिनकी शपथ जो है वो आर्टिकल में बताई गई है। बाकी जितने भी पद की शपथ होती है वो अनुसूची नंबर 3 में बताई गई है। याद रखना है कि अनुसूची 3 में किनकी शपथ नहीं बताई गई है पूछेगा तो राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और राज्यपाल। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और राज्यपाल, ये 3 ऐसे पद हैं जिनकी शपथ जो है वो अनुसूची 3 में नहीं बताई गई है, इनकी शपथ अनुच्छेदों में बताई गई है। तो पेपर में अगर क्वेश्चन आता है जैसे सुप्रीम कोर्ट के जज की शपथ क्या होगी, मंत्री पद की शपथ क्या होगी, लोकसभा के सदस्य की शपथ क्या होगी, ये सब कहां बताया गया? अनुसूची 3 में। तो पेपर में पूछा जाएगा अनुसूची 3 में किसकी शपथ नहीं बताई गई है, तो राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यपाल, ये तीनों की शपथ अनुसूची 3 में नहीं है। इनकी शपथ किसमें है? इनकी शपथ अनुच्छेदों में बताई गई है। क्लियर? अगला देखते हैं आर्टिकल 71, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति निर्वाचन संबंधित विवाद। तो याद रखना है, राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में कोई विवाद होता है तो ऐसे विवाद को सुप्रीम कोर्ट सुलझाएगा।
राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित कुछ भी विवाद होता है तो ऐसे विवाद को कौन सुलझाएगा? सुप्रीम कोर्ट सुलझाएगा। जैसे ही इनके राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति का निर्वाचन संबंधित विवाद सुप्रीम कोर्ट जाता है तो सुप्रीम कोर्ट के 5 जजों की एक बेंच बनेगी। सुप्रीम कोर्ट के 5 जजों की एक बेंच बनाई जाएगी और ये 5 जजों की बेंच जो रहेगी इनके निर्वाचन विवाद को सुलझाएगी। यानी उपराष्ट्रपति और राष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित विवादों का निपटारा सुप्रीम कोर्ट करता है। सुप्रीम कोर्ट इसके लिए 5 जजों की एक बेंच बनाएगा। 5 जज मिलकर क्या करेंगे? इनके निर्वाचन विवाद को सुलझाएंगे। क्लियर है? तो उम्मीद है मेरे को कि थोड़ा लंबा भले वीडियो गया होगा 30 मिनट का, लेकिन आपको ये सब चीज जो मैंने समझाया वो समझ आ गई होगी। ये क्वेश्चन है, इसको बनाकर आपको आंसर कमेंट सेक्शन में देना है। तो अगर आप ये क्वेश्चन का आंसर दे रहे हैं तो मेरे को ये पता चल पाएगा कि आपको चीजें समझ आ गई हैं। ये आपके पिछले बार के स्टेट सर्विस का ही क्वेश्चन है। सीजीपीएससी प्री 2023 में क्वेश्चन आया है, तो आपको इसका आंसर कमेंट सेक्शन में देना है। क्वेश्चन आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में यहाँ पर उपलब्ध है, तो जिसको जो भी पढ़कर आंसर देना है आंसर कमेंट सेक्शन में बता देगा। तो उम्मीद है मेरे को कि आपको आज की क्लास अच्छी लगी होगी, कुछ नया चीज सीखने के लिए मिला होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिएगा। चैनल में अगर नए आए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा। फिलहाल के इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। जय भारत, जय छत्तीसगढ़।